जी आज हम स्टार्ट करेंगे अपना कल का बेसिक याद है। लिमिटेशन लॉ इज ए प्रोसीजरल लॉ, नेचर ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव। ओके, विच सेक्शन इज टू बी रेड विद इन रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर? सेक्शन 30, राइट। सर मेरे दो करेक्शंस ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 30 ਦਾ, where the law of limitation is retrospective in nature। ओके, the first ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ and governs all the proceedings from the moment of its enactment। movement है ना MOMENT मूवमेंट। अगर कोई स्पेलिंग वगैरह कुछ ना हो ना तो साथ में मेरे को बता दिया करो, मैं लिख दिया करूँगा। मैंने पढ़िया है, मैं समझा रहा हूँ। कोई बात नहीं सर एक तो ये कि hence the law of limitation, hence the law of limitation applicable to a suit or proceeding is the law in force at the date of institution of the suit or proceedings। ये मैं थोड़ा जिहा समझने में दिक्कत आ रही थी। मतलब तो मैं समझ गया पर मेरे को थोड़ा लग रहा है कि कुछ कमी मेरे तो रह गई है। अच्छा कोई बात नहीं। hence the law of limitation applicable to a suit or proceeding is the law in force। वो बात क्या कर रहा है बेसिकली, आपने सूट कोई आज फाइल करना है तो टुडे जो भी लॉ एप्लीकेबल होगा वो उसके ऊपर लगेगा। अब हम वापस जाए 1963 में, मेरे को नहीं पता कि 1963 का लॉ आ गया है कि नहीं आ गया है, पर उस दिन लॉ कौन सा लगेगा? एक 1964 के बाद एप्लीकेबल। दिस इज व्हाट इट से, अनलेस देयर इज ए डिस्टिंक्ट प्रोविजन टू द कॉन्ट्रेरी। अगर कोई कॉन्ट्रेरी प्रोविजन है तो वो लगेगी, अदरवाइज लॉ ऑफ लिमिटेशन विल बी दी एप्लीकेबल लॉ ऑन दैट डे। उस दिन जो लॉ है वो लगेगा। दिस इज व्हाट इट्स सेइंग, ठीक है ना। तो वो लॉ लगेगा। इसमें से अनलेस वाली प्रोविजन कौन सी होगी? सेक्शन 30। उसने हमें बता दी है कि जी अगर 1964 से 1/1/1964 से आगे आपने कोई केस फाइल करना है और लिमिटेशन न्यू लॉ में कम है, पुराने में ज़्यादा थी, तो हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। 30A में लिखा है सूट्स के बारे में 7 इयर्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन के बारे में लिखा है 90, राइट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन इज स्टैट्यूट ऑफ रिपोज पीस एंड जस्टिस। ये मेंस का नोट्स है आपका, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन हो गया, पब्लिक पॉलिसी होगी, उसके बाद लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट नॉट द राइट। इसके साथ साथ हमने इसका जनरल प्लान भी समझा था। कितने सेक्शंस है इसमें? 2 आर्टिकल्स कितने हैं? और 137th आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार हम उसके क्विक रिव्यू लेंगे, क्या कहना क्या चाहता है 137। लास्ट में डायरेक्ट में आप अपना खोलिए प्लीज। इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेक्शन बिलोंगिंग टू एप्लीकेशंस। इसमें भी लिखा होगा पार्ट टू अदर एप्लीकेशंस, जैसे 118 to 137, 136 पार्ट 1 नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में लिखा गया है, राइट। 137 इज अ जनरल प्रोविजंस फॉर एप्लीकेशन। अगर किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का लिमिटेशन नहीं दिया हुआ तो क्या होगा, हम पढ़ेंगे इसको। एनी अदर एप्लीकेशन फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन दिस डिवीजन, उसका लिमिटेशन 3 होगा, 3 years, and when the right to apply accrues, जब उनको राइट टू उस रेमेडी को अवेल करने का राइट उनको मिलता है, तब ये क्वेश्चन बहुत ही हॉट टॉपिक है प्रीलिम्स का, आना ही आना है इसमें। इसके पैरेलल 113 खोले आर्टिकल, क्योंकि ये लिखे गए ने जो से इन्होंने पढ़ते हैं। एक सेक्शन है, एक आर्टिकल है, यदि एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द लेजिस्लेचर टू प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग विद द सेक्शंस। इनका कॉन्स्टिट्यूशन वाले आर्टिकल कहते हैं, एक इन्होंने कहते हैं, ठीक है। 113 खोलो। एनी सूट फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन द शेड्यूल 3 years, ठीक है। ਉਹਦਾ भी 3 years। ਹੁਣ बेसिकली ਜਿਹੜਾ पीरियड ऑफ लिमिटेशन है 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 year 10 year तक वेरी करता रहेगा, आर्टिकल टू आर्टिकल वेरी करेगा।
अगर ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम च क्वेश्चन आंदा कि what is the period of limitation for any suit which has not been specifically provided in the articles, तो उसका लिमिटेशन क्या होगा? अगर सूट्स के बारे में तो उसका आर्टिकल कौन सा होगा, एप्लीकेशन के बारे में तो उसका आर्टिकल कौन सा होगा? वो आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं एप्लीकेशन और इसके बारे में, ठीक है? तो हमने उसका ध्यान रखना है. सो वी हैव टू बी शार्प इनफ कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है, ठीक है जी. तो आज हम करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट्स. कहाँ कहाँ पे ये एक्ट लगता है. जनरली मैंने 3 बताए थे आपको, सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशंस. SAA शॉर्ट फॉर्म में याद रखने का तरीका है. आपको थोड़े थोड़े टिप्स देता रहूँगा कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको याद कैसे रखना है, ठीक है? जैसे जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, कई बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट के ना हमें याद नहीं होते चीज़ें. जो सेक्शन 2 है, डेफिनेशन है, वो याद नहीं होती. प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, फिर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो उसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने का एक तरीका होता है. जैसे हमने मुस्लिम लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, हिबा पढ़ते हैं ना, है ना? तो उसको भी याद करने का तरीका है. जब मैं वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊँगा, मेरे पास अभी है नहीं, मैं अभी आपको बता दूँ. कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं बताऊँगा आपको तो याद कैसे करना है उसको. बहुत ईजी वे में डेफिनेशन पोर्शन से भी आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनेंगे बहुत ज़्यादा. जैसे ये देखो, ये डेफिनेशन में है ना, क्लॉज डी, एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल विल आउट, ठीक है? HIBA हिबा. जैसे हमें मुस्लिम लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम ऐसे इस डेफिनेशन को याद कर लेंगे. हमें हिबा पता क्या होता है, कॉमन मैन को नहीं पता होगा, सिर्फ लॉ स्टूडेंट को पता होगा. ऐसे ही जो छोटे छोटे सेक्शन है ना, जैसे हम डिफाई, किसी की बात ना मानना, ऐसी पार्टनरशिप एक्ट में हम आएंगे तो मैं आपको ये फंडा बताऊंगा कि इसको याद कैसे रखना है सेक्शन को. आप डेफिनेशन में गलती नहीं खाओगे कभी, याद कर लेंगे स्पेसिफिकली, ठीक है? तो हम ये आते हैं इस पर एप्लीकेबिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही हो गया. सेकेंडली, इट अप्लाइज ओनली टू इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग एंड नॉट टू इट्स कंटिन्यूएशन. इसे समझे हम, इसका मतलब क्या है, ऐसे समझेंगे हम कि जब भी हमने कोई सूट, अपील और एप्लीकेशन फाइल करनी है, लिमिटेशन लॉ तब देखा जाएगा, ना कि उसके चलते हुए टाइम पे देखा जाएगा. इसीलिए हम देखते हैं कि एक सूट को 15-15 साल लग जाते हैं, उसमें कभी लिमिटेशन का क्वेश्चन रेज नहीं होता. वो तो एक्शन प्लान सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है, लेजिस्लेचर ने नहीं दिया हुआ, ठीक है ना? एक्शन प्लान में भी हम 10-10 साल ले जाते हैं. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लॉयर कि वो कैसे उस केस को चलाना चाहता है. मना तो वो कर नहीं सकते. अगर वो ऑर्डर पास करेंगे, हम रिवीजन या अपील में चले जाएंगे स्पेसिफिक, ठीक है ना? तो बेसिकली लिमिटेशन लॉ अप्लाइज टू इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग. जब भी हमने सूट फाइल करना है, हमने इसको तब देखना है, राइट? अब आते हैं हम लिमिटेशन एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, जो हमने कल आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था मैंने, ठीक है ना? जनरली पहले समझेंगे क्या कहते हैं. जनरली लिमिटेशन कहाँ पे लगता है? सिविल में, ठीक है? अनलेस एंड अनटिल इट हैज बीन मेड एप्लीकेबल टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, अदरवाइज इट इज एप्लीकेबल टू सिविल लॉ. क्रिमिनल में कब लगेगा? जब इसको स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है, राइट? एक्ट इज साइलेंट अबाउट दिस स्पेसिफिकली. इसमें आर्टिकल्स दे रखे हैं, बट एक्ट इटसेल्फ इज साइलेंट अबाउट दैट. तो हम लोग कहाँ जाएंगे?
दो 114 115 ऑनवर्ड्स ये इन्होंने दे रखा है कि क्रिमिनल अपील के लिए अपना क्रिमिनल रिवीजन का इतना टाइम होगा, बट ये स्पेसिफिकली बताता नहीं है कि जी हाँ जी उस पर लगेगा। ठीक है, तो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सारा मैथ्यू वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सारा मैथ्यू वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो वेस्क्यूलर disease through its director। ठीक है, 2016 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बताया कि जी लिमिटेशन एक्ट जो है इसके बारे में बताता है कि वो सिविल लॉ पर है। अपार्ट फ्रॉम दिस सीआरपीसी, बेसिकली इट इज ए केस ऑफ सीआरपीसी फ्रॉम सेक्शन 467 टू सेक्शन 467 टू 473 सीआरपीसी, नाउ सेक्शन 513 टू 519 बीएनएसएस, ये साथ ही में लिख लो इसके। ठीक है, अभी मैं आपको डिक्टेट करूंगा, कोई बात नहीं, राइट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कहते हैं जो लिमिटेशन एक्ट है दैट डज नॉट अप्लाई टू क्रिमिनल। लिमिटेशन बेसिकली नहीं अप्लाई होता अनलेस एंड अनटिल इट इज मेड एप्लीकेबल टू देम बाय एक्सप्रेस प्रोविजंस। रीजन क्या है इसके पीछे कि हमने लिमिटेशन को सिविल तक ही लिमिट क्यों रखा और हमने इसको क्रिमिनल लॉ के पीछे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस इज बेसिकली अगेंस्ट द स्टेट। हु इज द अल्टीमेटली सफरर? इट्स पीपल, बट अल्टीमेटली सफरर इज द स्टेट, क्योंकि स्टेट की एग्जिस्टेंस ही उसके लोगों के वजह से है। अगर लोग ही नहीं होंगे तो स्टेट कहाँ से होगी? सो प्रैक्टिकली हम देखें, कोई भी क्राइम जो करता है it should not be spared because of limitation। that was the reason behind this कि हमने इसको क्रिमिनल में स्पेसिफिकली एप्लीकेबल क्यों नहीं किया। पर जब हम when we read these provisions 467 to या 1513 onwards, जब हम CRPC में पढ़ते हैं तो इसमें पर्टिकुलर टाइम ऑफ लिमिटेशन दिया गया है, कीपिंग इन व्यू द पनिशमेंट। अगर 1 महीने से लेके 1 साल तक है, उसका क्या लिमिटेशन है? उसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है। फिर सीधा वो आते हैं 1 से 3 साल का, उसका 2 है, ठीक है, अप टू 3 years 3 है। वो बाइफर्केशन करी है 467 में, ठीक है। जैसे हम इसमें पढ़ेंगे कि एक्सक्लूजन करनी है जी, हमने सफिशिएंट कॉज है हमारे पास, हम बीमार हो गए थे, कोर्ट बंद थी, वैसे ही लिमिटेड प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शंस 467 टू 473। मेरा क्वेश्चन है आउट ऑफ कोई ਜਦੋਂ एफआईआर रजिस्टर होती है मतलब ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, थोड़ा ऊंची बोलो, साल ਦੀ या 2 साल ਦੀ सजा है, ठीक है। किसी भी सेक्शन ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ? ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੱਗਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਮੇਡੀ ਅਵੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਇਨ 1 ਕੇਸ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੇਸਿਸ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੇਸ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੂਵ ਟੂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
It is for the beginning of the remedy at the very stage ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਹੋਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੈਦਰ ਇਟ ਵਾਸ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋਗੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ that is for E inquiry with E ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਫੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਇਅਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਇਅਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੌਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੀ ਆਫੈਂਸ 3 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਹੈ अगर तो ज़्यादा पनिशेबल है कोई फ़र्क ही नहीं चाहे फिर मैं 10 साल बाद आया हूँ 15 साल बाद आया हूँ वो मैं अपने आप एक्सप्लेन करूँगा लेटर ऑन अगर वो 3 साल तो घट है फिर उन्होंने लिमिटेशन देखना पड़ेगा इवन दैन अगर वो कर भी देंगे दैन वी कैन ऑलवेज चैलेंज दैट प्रोसीडिंग्स दैट FIR एंड व्हाट इज दैट रेमेडी वी कैन ऑलवेज गो फॉर क्वेश्चन या कोर्ट में आएगी तो कोर्ट सो आपके सवाल का आंसर उसी में आ गया कि FIR होगी जी 3 साल लगे इन्वेस्टिगेशन चलान नहीं आया ठीक है चलान लाने के लिए भी हम डायरेक्शन पटिशन डालते हैं प्रीवियसली 482 प्रैक्टिस में ये नॉर्मल बात है कि जी चलान पेश नहीं कर रहे ठीक है तो उसमें ये चीज़ नहीं आएगी तब जब हम कंप्लेंट फॉरवर्ड करेंगे एट दैट टाइम यू हैव टू सी नाउ यू आर एन एडवोकेट ठीक है 3 साल की प्रैक्टिस मिनिमम हो गई है तो वहीं पे आपका ये कैलिबर चेक होगा ठीक है नाउ यू हैव बीन अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ओके मिस्टर सो एंड सो टेल अस एक कंप्लेंट है एक ऑफेंस हुआ मेरे साथ जज ये कहेगा हाई कोर्ट के जजेस होंगे 7 to 11 पीपल का पैनल होगा वहाँ पे वो पूछेगा कि जी मेरे साथ ऑफेंस हुआ है उसकी सज़ा कानून में 2 साल दे रखी है पर मैं कुछ ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस आई वाज नॉट एबल टू अवेल द रेमेडी बिफोर द पुलिस अथॉरिटीज आफ्टर डीलिंग विद ऑल माई फैमिली इशूज एंड पर्सनल इशूज आई वेंट टू द अथॉरिटीज एंड मूव फॉरवर्ड अ कंप्लेंट but they are not registering my complaint help me out what do you have to say about this उस केस में आपका ये है सर if the offense is punishable with 2 years and you are filing a complaint after 5 years of the committal of the offense then फिर वो कोर्ट देखेगा ठीक है पुलिस कर देती है कि जी ऑफेंस हुआ है उनको नहीं पता तो कोर्ट में आके डिफेंस का ये होगा कि जी दिस ऑफेंस इज ऑलरेडी बार्ड बाय द लिमिटेशन राइट अब हम लिखेंगे द लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाइज टू सिविल मैटर्स बिफोर सिविल कोर्ट दैट इज अगर फास्ट लगे तो मेरे को बता देना ठीक है दैट इज वेयर प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड थ्रू एप्लीकेशन और सूट full stop the act does not apply to the act does not apply to criminal proceedings ये पानी काफ़ी ठंडा है थोड़ा सा ताज़ा डाल के लिखा उसमें आगे से मिक्स करके रखो ठीक है ठंडा ना हो गला खराब the act does not apply to criminal proceedings unless it is made applicable to them by express provision full stop the reason is that it is undesirable the reason is that it is undesirable that persons who have been guilty of serious crimes
persons who have been guilty of serious crimes should be free from the reach of the long arms of law after a few years. फुल स्टॉप। ये तो हो गया जनरल, हमने बता दिया कि जी ये सिविल पे लगता है, क्रिमिनल पे नहीं लगता, रीजन क्या है वो भी हमने लिख दिया, ठीक है। देन एक्सेप्शंस। However, there are certain exceptions to this rule or to the scheme of Limitation Act which are as following. Number 1, अभी हमने ऊपर एक लाइन लिखी थी, अनलेस इट इज मेड एप्लीकेबल टू देम बाय एक्सप्रेस प्रोविजन, राइट। रीजन से पहले यही इसकी पहली एक्सेप्शन है, राइट डाउन। वेयर इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दैट limitation law will apply, then it will apply. For example, then it will apply. For example, section 467(2), ये जो लिखा हुआ मेरा 67(2), ये सारा पार्ट 473 CRPC। नाउ इसके साथ ही लिख लो, नाउ सेक्शन 513 to 519 BNSS, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस फॉर सब ऑफेंसेस। द वर्ड यूज्ड इज सम ऑफेंसेस, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस फॉर सम ऑफेंसेस। सेकंड, क्रिमिनल अपील्स, हाइफन डाल के लिखेंगे ऐसे, आर्टिकल 114 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, 90 और 30 डेज टाइम पीरियड है इसमें, ठीक है, क्रिमिनल अपील्स के लिए। ये सेकंड होगी, ये फर्स्ट थी, और इसके बाद थर्ड आएगी क्रिमिनल रिविजन्स। आर्टिकल 131 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, 90 डेज मोस्टली इसका नाम होता है, ठीक है। फॉर योर कन्वीनियंस लेट अस गिव अ रीडिंग ऑफ दीज टू आर्टिकल्स। 114, अपील्स का स्टार्टिंग ही है, अपील्स फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्यूटल अंडर सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ 417 ऑफ, ये 1898 का लिखा हुआ है, और ये सेक्शन होगा 378 CRPC में, 90 डेज। उसी 378 के सबसेक्शन क्या होगा, 30 डेज, ठीक है। ऐसे ही 115, 116, वो 16 तो CPC का है, इसके 1898 वाली CRPC ये तो पुराना है, पर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ 378 CRPC ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, दैट इज सेक्शन 378 CRPC 1973, राइट। और उसके बाद हम 131 देखेंगे, टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर ऑफ रिवीजन ऑफ CPC और CRPC, ठीक है। इसके साथ ही लिख लो CPC का कौन सा सेक्शन आएगा, 115 CPC, रिवीजन कहाँ पर दे रखी है CPC में, सो दैट आपको कई बार डायरेक्टली प्रोविजंस भी आती हैं, क्योंकि सेक्शन डील विद दी, क्योंकि CPC में 113, 14 और 15 तीनों इकट्ठे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है
कि वो रिवीजन रिव्यू कैसे स्टार्ट होता है, रेफरेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, उसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन हॉट टॉपिक बनता है, वो आता ही आता है कंफ्यूज करने के लिए। आप जिसने बहुत ही बारीकी से पढ़ा होगा उसको याद होगा कि पहले रेफरेंस, फिर रिव्यू, फिर रिवीजन। इसीलिए 115 यहीं पे लिख लो सीपीसी का, और 397 लिख लो सीआरपीसी। इसी के साथ साथ आपकी प्रीलिम्स की तैयारी और सेक्शन की क्रैमिंग भी साथ साथ होती रहेगी। पहला तो जी अच्छा पीस ओ पीएलसी का, ठीक है। आगे लिखेंगे, hence CRPC provides for appeals and law of limitation. Hence CRPC provides for appeals and law of limitation prescribes the period of limitation within which law of limitation prescribes the period of limitation within which it can be filed. Full stop. Next पैरे में लिखेंगे, hence we can say that predominantly Limitation Act applies to proceedings in civil courts. Applies to proceedings in civil courts, but in certain situations, to criminal matters also. तो ये मॉडल आंसर बन गया आपका। हेल्ड इन, ये सारा जो भी स्कीम, जो भी कुछ मैंने लगाया है आपको, ये दैट वाज ऑल डिस्कस्ड एंड हेल्ड इन द केस रिटन इन योर बोर्ड। अभी जो ऊपर का सारा मैथ्यूज वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज थ्रू डायरेक्टर 2016 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अभी एक क्वेश्चन सेट एग्जांपल लिख लीजिए आप कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। वो क्वेश्चन आपको पूछेंगे, द स्कीम ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज टू गवर्न प्रोसीडिंग्स बिफोर सिविल कोर्ट ओनली। द स्कीम ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज टू गवर्न प्रोसीडिंग्स बिफोर द सिविल कोर्ट ओनली। ये जनरल प्रिंसिपल है, फुल स्टॉप। इज देयर एनी एक्सेप्शन टू दिस जनरल प्रिंसिपल? क्वेश्चन मार्क, केस लॉस, ऐसे भी वो पूछ सकते हैं शॉर्ट में, एनी केस लॉ, डिफाइन एनी केस लॉ इफ यू नो, ऐसे करके। ये 2012 पीसीएस में आया हुआ पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी टू फंडामेंटल राइट्स एंड रिट पिटीशन। देयर इज नो लिमिटेशन पीरियड फॉर दिस। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, अगर आपने कोई रिट डालनी है हाई कोर्ट में, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, वहाँ पे ये एक्ट नहीं लगेगा। हाई कोर्ट में जाना है आपने, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो वहाँ पे ये एक्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट सेज कि ये लिमिटेशन एक्ट जो है इस सारी प्रोसीडिंग्स में हमारे एक्ट की, हमारा एक्ट मतलब आर्बिट्रेशन एक्ट की प्रोसीडिंग्स में लगेगा। आर्बिट्रेशन एक्ट का सेक्शन 37 क्या था? वो कहता है लिमिटेशन एक्ट इसमें नहीं लिखा हुआ, लिमिटेशन में नहीं लिखा, बट जिस सिविल लॉ में आ गया सारा, किसी सिविल लॉ में करेंगे, बट जो एक्ट इसको कहना चाहेगा एक्सप्रेसली, आर्बिट्रेशन इज नॉट अ क्रिमिनल मैटर, इसलिए वो उसमें हमने लिखा नहीं। सेपरेटली ये इस पर लगेगा कि नहीं लगेगा वो हम बात कर रहे हैं, ये लगेगा, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ पे नहीं लगेगा,
कोई भी अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स होंगे, कोई भी लॉ है, अगर वो गलत है, अगर वो अल्ट्रा वायर्स टू लिमिटेशन एक्ट है, तो उस पर ये एक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अल्ट्रा वायर्स जैसे एक्ट के विपरीत, उल्टा, वायलेटिव, यानी मतलब कोई भी लॉ है अगर जैसे अल्ट्रा वायर्स लॉ है, वो लिमिटेशन एक्ट के उल्टा है, तो लिमिटेशन एक्ट क्यों लगेगा? कॉज़वाइज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, वहाँ पे ये नहीं लगेगा। अब हम लिख रहे हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, मैं बताऊंगा कैसे। कॉज़वाइज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, फिर आ गया रेवेन्यू अथॉरिटीज़, इसके बाद आ गया डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, कॉज़वाइज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ਉੱਥੇ नहीं लगता, एक जितने तक नहीं लगता उनमें वो लगा देना, ठीक है। देयर आफ्टर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, रेवेन्यू प्रोसीडिंग्स, कोर्ट ऑफ रेवेन्यू, और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, और प्रोसीडिंग्स अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अब ये जो मैंने 5-6 पॉइंट्स लिखाए हैं ना आपको, इसमें से क्वेश्चन आएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग्स लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज। ठीक है, ये तीन, इनमें से कोई भी 3 उठा लेंगे या 2 उठा लेंगे और सिविल लॉ लिख देंगे, और फिर ऑप्शंस आएगा A B C D E के पहले लिख दिया, जैसे हमने इसमें, अभी मैं आपको डेमो देता हूँ उसका। जैसे अभी लिख दिया A ऑप्शन, B C D E, ये आपको ऐसे दे देंगे। इसमें एक बार क्वाज़ाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे रेवेन्यू अथॉरिटीज़, ठीक है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, सिविल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, और इसके साथ एक और कर देंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। फिर वो पूछेंगे ये किस में लगता है, अप्लाइज टू। हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ठीक है, उसमें कोई भी ऑप्शन होगा हमने वो टिक करना है, उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे। आर्बिट्रेशन से फिर लगता ही है इसमें दिया नहीं होगा, वाई टू गो देयर, कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चंस। जो आपको पता है वो मैं नहीं पूछूंगा, एग्जामिनर क्यों पूछे, आपने ऑप्शन में देखना है। हाँ, मैं अगर ये ऑप्शन नहीं आएगा मैं लिख दूंगा ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, ये इससे भी बेटर ऑप्शन है आपको कंफ्यूज करने के लिए। और जिसने इन डेप्थ पढ़ा होगा, जो तो बेरेट पढ़ के चला जाएगा वो तो फंस गया। जिसने थॉरली पढ़ा होगा किताब, जैसे कोई भी लेक्चर, जो भी आपने सेल्फ स्टडी कुछ भी करा होगा कि हाँ जी मेरे को पता है, तो वो इसके ऊपर ही आके टेक करे कि जी नहीं इस पे नहीं लगता, ये सिर्फ इसी पे लगता है। फिर कंफ्यूजिंग करने के लिए, आपको और कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए 2 ऑप्शन दे देंगे। ऑप्शन ए लिखा होगा A B C D, बी में लिखा होगा B C D E, सी में लिखा होगा C D E, ठीक है, डी में लिखा होगा D ओनली। तो बंदा कहेगा यार ये इतने ऑप्शंस हैं, मैंने पढ़ा हुआ था पर लगेगा कहीं ना कहीं। जिसने स्पेसिफिकली याद होगा कि यार इसी में लगता है वो ये टिक करके आएगा। ई में ऑल। अच्छा, जब भी हम प्रीलिम्स का क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसमें ना थ्योरी ऑफ एक्सक्लूजन ऑप्शन आता है, हमारे दिमाग में होना चाहिए प्रीलिम्स में। व्हाट इज दिस थ्योरी ऑफ एक्सक्लूजन? मान लो आपके पास टाइम है, आप कंफ्यूज हो गए कि जी इसमें से मैं क्या करूं, कौन सा ऑप्शन आएगा, तो हम थ्योरी ऑफ एक्सक्लूजन लगाते होते हैं। आपको पता है कि ये पहले ऑप्शन में मान लो ये डी ऑप्शन है नहीं, A B C लिखा हुआ है, आपको पता है कि आर्बिट्रेशन पे ही लगेगा या सिविल पे ही लगेगा। आप थ्योरी ऑफ एक्सक्लूजन करोगे, आप कंफ्यूज हो गए इस ऑप्शन में, आप हो गए जी ये तो है ही नहीं, गलत हो गया। उसके बाद ये है, इस पे तो लगता है, इन पे नहीं लगता, ये भी है नहीं, इस पे लगता है, इस पे नहीं लगता, ये भी है नहीं, ये तो है ही नहीं, ये बच गया। बिलीव मी दिस स्ट्रेटेजी विल हेल्प यू आउट इन प्रीलिम्स, बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपको थ्योरी ऑफ एक्सक्लूजन। एक तो होता है डायरेक्टली अटेम्प्ट करना, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ये आंसर आ गया, डी आ गया जी। एक होता है कि मैं कंफ्यूज हो गया, अब मैं सोचूंगा यार इस पे तो लगता नहीं, इस पे भी नहीं लगता, इस पे नहीं लगता, ये रह गया डी ऑप्शन। अब इसको मैं यहाँ पे ढूंढूंगा
कि जहाँ पे डी है वहाँ पे टिक करना है, जहाँ पे डी इनके साथ आ गया ऊपर के ऑप्शन की वाले वहाँ पे नहीं करना। ये होगी आपकी प्रीलिम्स की टिप्स। ये नोट करते रहना, अपने दिमाग में रखनी है हमने कि हाउ टू सॉल्व अ प्रीलिम्स पेपर। वहीं पे अपना टाइम बचेगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली कर लिया तो आपका टाइम बच गया, नहीं करा, अभी हमने क्या किया इस थ्योरी ऑफ एक्सक्लूजन से, मैंने 5 नंबर भी ले लिए प्लस 1 नंबर भी ले लिया, मैं 6 नंबर एक बच्चे से नहीं 1000 बच्चों से आगे हो गया मैं। कम से कम हरियाणा का 20 से 25 हज़ार बच्चे देते हैं मैक्सिमम, पंजाब में 6-7 हज़ार होता है प्रीलिम्स में कम से कम। अब तो और स्टेट्स के भी आने लगे, पंजाब में बहुत आने लगे आउटसाइडर्स, क्योंकि सबने पंजाबी कर रखी है। एवरीबडीज एम इज टू गेट द जॉब बाय हुक और बाय क्रुक। सो हमें ये थ्योरीज हेल्प आउट करेंगी। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, ठीक है ना। ऑप्शंस आते हैं, ये उसी का आगे पार्ट आ गया थ्योरी ऑफ एक्सक्लूजन। अगर इसमें स्टेटमेंट्स आएंगी, पर्पस है, वो मैक्सिम आ गया, चलो ठीक है ना। आपको मैंने 2 मैक्सिम कराए कल, ठीक है, उसमें से एक मैक्सिम लिख देंगे, इंटरेस्ट रेट पब्लिक है, अट फिनिश लेटर, बाकी और कोई उठा के लिख देंगे, ठीक है। तो मैक्सिम भी डायरेक्टली आते हैं, तो आपको उसका मीनिंग और आपको लर्न करना पड़ेगा कि ये मैक्सिम यही है। सारे मैक्सिम नहीं याद हो सकते, बट हम उतना कर सकते हैं कि ये एक्ट तो इन्हीं 2 मैक्सिम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसमें से एक ऑप्शन आ गया वही हमारा आंसर है। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि जी यही है, ठीक है ना। ऐसे हम चले, ये हो गया सारा। हाँ, क्वेश्चन आ सकता है कोई भी ऐसे प्रीलिम्स में या कोई और, कि वेदर कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोलिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज अलाउड और नॉट। कॉन्ट्रैक्ट कर्टेलिंग, खत्म करना, कर्टेल, CURTAILING, कर्टेलिंग, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, वेदर इट इज अलाउड और नॉट। क्या हम, जैसे लॉ ने कोई लिमिटेशन प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, आपका और मेरा डिस्प्यूट हो रहा है आपस में, उसकी लिमिटेशन 1 साल है, ठीक है, क्या हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि जी ठीक है 1 साल दे रखा है, हमारा अपना है, हम आगे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि ये रेमेडी, मेरे को भी टाइम दे दो, मैंने आपके पैसे देने हैं, आपने भी मेरे ऊपर केस करना है, तो उसका टाइम पीरियड सपोज वैसे तो 3 इयर्स है, 1 साल है या 3 इयर्स ही लगा के चलो, क्योंकि वो रिपीट हो रही है 3 इयर्स की एग्जाम्पल। तो हम करेंगे नहीं जी, मैं 6 साल तक हम ये रेमेडी अवेल करेंगे। क्या वेदर दिस इज अलाउड? नो, दिस इज नॉट। सो कॉन्ट्रैक्ट कर्टेलिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज नॉट अलाउड। चाहे मेरी कंसेंट है, आपकी कंसेंट है या एग्रीमेंट है, कुछ भी है, ना हम इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं ना ही अल्टर कर सकते हैं। अल्टर फॉर ALTER, अल्टर, ठीक है। सो वी आर बाउंड बाय दिस एक्ट, इट मीन्स, ठीक है। अभी हम आएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेशन एंड लैचेस और लैशिंग। क्या होता है? लिमिटेशन तो हम समझ गए, लैचेस क्या होता है? LACHES, इसको लैचेस भी कह सकते हैं और लैशे भी कह सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स स्लैकनेस और नेग्लिजेंस और नॉट डूइंग, स्लैकनेस ऑब्लिक नेग्लिजेंस ऑब्लिक नॉट डूइंग, ठीक है। कोई काम ना करना, दरिद्रता दिखानी कोई भी काम करने में, अगर सिंपल वर्ड्स में इफ वी पुट इन पंजाबी और हिंदी लैंग्वेज कि जी इन्हें काम करना है पर एक कर नहीं रहा सी, उत्थे लिमिटेशन लॉ भी यही कह रहे, तुसी सूट फाइल करना सी, सूट फाइल करना सी, सूट फाइल करना सी, और तुसी आई थिंक देयर इज अ क्वेरी चैट में,
प्लीज़ ये बोर्ड पे टीचर वाला पोर्शन छोटा कर दो। ये टीचर वाला छोटा नहीं है, बोर्ड पे लिखा हुआ दिखता नहीं। ओके 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 ओके, ये बोर्ड पे तो आ रहा है पूरा। नहीं सर, वो खुद साथ में टीचर भी दिखता है ना। वो कह रहे हैं कि टीचर वाला पोर्शन छोटा करो, ये दिख नहीं रहा उनको। ओके ये थोड़ा सा इस साइड करके कैसे आएगा, ये वो दिख नहीं रहा मैं जो लिखा नहीं। नहीं नहीं, ये जैसे बाहर चला गया ना, मतलब ये चीज़ें जो है हाँ। राइटिंग में इतनी लाइन में जैसे होगा, इतनी- उनको बोलो कि ये ना थोड़ा एडिटिंग में होगा, तो हाँ। आई डू बाय नहीं, नहीं, आफ्टर द क्लास। कोई बात नहीं, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। हाँ ये मैं लाइन मार के करता हूँ, ये खराब हो गया, उसको बेचारे को दिख नहीं रहा। हाँ ये यहाँ पे आ हाँ। गया, ठीक है। ठीक 2 मिनट में है, नेक्स्ट बाकी फिर भी पेज। स्टिल आई विल डू इट बाय टुमारो। वो आपने कैसे बताया था, वो नेक्स्ट पेज आ गया, ठीक है। हाँ, अब नहीं आएगा, ठीक है। अब हम इसकी साइड पे लिखेंगे यार, उनको पता नहीं। हम थे लैचेस पे, ठीक है, लैशिंग, प्रिंसिपल ऑफ लैशिंग। इट मींस स्लैकनेस, नेग्लिजेंस, ऑब्लिक नॉट डूइंग। आवाज़ का फंडा तो सही है वैसे, ये जो आवाज़ आई थी उससे क्वेरीज आ जाती हैं। गुड, ठीक है। जनरल मीनिंग है ये लैचेस का। ये बेसिस क्या है इसका, लिमिटेशन एक्ट तो है, और ये वाई प्रिंसिपल ऑफ लैचेस, बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन द डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस सेज, ये डिले डिफीट्स इक्विटी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है। डिले डिफीट्स इक्विटी। व्हाट इज इक्विटी? मींस फेयरनेस, जस्टिस। इक्विटी क्या कहती है? नॉर्मल कोर्स में क्या होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल अपॉन विच दिस लैचेस और लैशेस बेस्ड, ठीक है। अगर ये कहती है, अगर आपने पर्टिकुलर टाइम पे, फिर से वही सेम लैंग्वेज हम डिस्कस कर रहे हैं, लिमिटेशन विज़ लैशे, ठीक है। अगर आपने कोई भी रेमेडी, कोई भी इक्विटेबल रिलीफ पर्टिकुलर टाइम में नहीं लिया, तो ये प्रिंसिपल आके आपको आपका राइट जो है, आपकी रेमेडी जो है वो डिफीट कर देगा। दिस इज व्हाट लिमिटेशन लॉ इज सेइंग। ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ बेसिकली? अपन पीरियड लिमिटेशन ने ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ एक्सप्लेनेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। टाइम पीरियड, दो चीजें आ जाएंगी इसमें बेसिकली, जो आप ऐसे समझ रहे हो। जो लिमिटेशन है ये एक्सप्रेस लॉ दिया हुआ है हमें। लिमिटेशन अभी इसमें देखेंगे हम, लिमिटेशन ऐसे लैशेस, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या है, अभी दोनों में डिफरेंस क्या है मैं डिक्टेट करूंगा आपको, अभी हम समझते हैं सिंपल, जैसे मैं समझा रहा हूं। लिमिटेशन इज, इसका बेसिस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस, इसका बेसिस है एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ लॉ। कौन सी है वो? एक्ट ऑफ 1963। क्या होगा, आ नहीं रहा? ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਕਰਸਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਿਓ ਮਾਊਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਐਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡ वर्टिकल लाइन है ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ हाँ। ਹਾਂਜੀ इतने यार कहाँ है सी प्रॉपर 2 मिनट को। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ੂਮ होना है, होना है, ठीक है, आ गया आ गया। अभी हम पढ़ रहे थे लिमिटेशन और लैशेस में डिफरेंस, राइट, ठीक है। बेसिस क्या है इसका? लिमिटेशन है तो दोनों बात कर रहे हैं डिले डिफीट सिक्योरिटी, अगर आप टाइम पे नहीं आओगे आपका राइट गया, ठीक है। डिफरेंस क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ लॉ। कौन सा लॉ? एक्ट ऑफ 1963। ये किस पे ऊपर बेस्ड है? ये इक्विटी के ऊपर बेस्ड है, नॉट ऑन एक्सप्रेस प्रोविजंस, नॉट ऑन एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ लॉ, राइट। सेकंड क्या आ गया? टाइम पीरियड, ठीक है। एक पर्टिकुलर
टाइम में अगर आपने अपना सूट नहीं डाला तो वो आप नहीं डाल सकते। इसमें नो टाइम पीरियड, कोई एक्सप्रेस टाइम ही नहीं है, नो एक्सप्रेस टाइम पीरियड, और यू कैन से फिक्स्ड टाइम पीरियड। ठीक है, अगर इसमें ये फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है तो हम क्या देखेंगे? इक्विटी देखेंगे, वो तो फेयरनेस होगी। फिर हम देखेंगे कि ये वो टाइम अनरीजनेबल डिले तो नहीं है। ठीक है, या उसने रेमेडी इतने टाइम बाद ली कि कोई लॉस तो सफर नहीं हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, या इससे कोई एक्सपेंसेस तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे। किसके एक्सपेंसेस? ऑफ डिफेंडेंट। ये इक्विटी देख रही है। इक्विटी का क्या है? उसने बैलेंस करना है। लिमिटेशन में हम ये चीजें नहीं देखेंगे। मेरे पास 3 साल है, मेरे पास 10 साल है, मैं 9 साल 11 महीने 27वें 28वें 30वें दिन भी कोर्ट में आके केस कर सकता हूँ। नोबडी इज गोइंग टू आस्क मी। बट अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, कहते हैं जब भी हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी है, इन केस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली, तो मैं कहते हैं ठीक है आपके पास 3 साल का टाइम है, बट वी विल आस्क यू व्हाई यू डिड नॉट कम प्रायर टू दैट। आप लास्ट डे पे आके कोर्ट की रेमेडी ले रहे हो। नाउ द लॉ इज अबाउट, व्हाट इज लॉ? लॉ क्या है? टू गवर्न। ठीक है, इन रूल्स को अपडेट करना जरूरी है। खड़े पानी से जैसे बदबू आती है, लॉ ऐसे रहेगा। अभी बीएनएस क्यों आया? हमारी गवर्नमेंट को लगा फॉरगेट अबाउट द पीपल्स ओपिनियन, और स्पेशली पीपल लाइक अस जो हम इतने देर से पढ़ा रहे हैं, हमारा सारा वॉश आउट हो गया, याद किया कराया, हमारी छोड़वा। इन जनरल ओपिनियन इंडिया को क्या जरूरत थी? न्यू लॉज की जरूरत थी एज पर द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट। सो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। वही प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है, तो ये चेंज होता रहेगा। लिमिटेशन में हमने कह दिया जैसे कि हमने 3 साल में करना था, टाइम पीरियड है, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर रेमेडी के बारे में लिख दिया, नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन आप 3 साल कहाँ पे थे। उसके भी बहुत सारे आंसर्स हैं। उसके आंसर्स कौन देता है? लॉयर देता है, हम देते हैं पार्टी को कि जी 3 साल आपने एक्सप्लेन कैसे करने हैं कोर्ट को कि आप कहाँ पे थे, क्यों नहीं आए। हमारी बात चल रही थी जी, कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, हमने बहुत सारे एग्रीमेंट लिखे, उसकी फोटोकॉपी ये रही। हमने नहीं लिखे, हम अपने विटनेस प्रोवाइड करेंगे जी ये मीडिएटर थे, इन्होंने काम करा कि 6 महीने का टाइम दे दो, हम इसलिए आपका सोल्यूशन कर देते हैं, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे वैसे टाइम निकलता गया, जब ये नहीं माना तो हमने अपने लॉयर की एडवाइस पे केस कर दिया। सो दिस इज द जनरल एक्सप्लेनेशन टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ठीक है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि जी ऐसे करो आप, कि स्टार्ट टेकिंग द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द प्लेंटिफ कि आप 3 साल सो रहे थे, दो नोबडी इज गोइंग टू आस्क कि आप क्यों नहीं आए, पर अब पूछेंगे क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ लैंड, सुप्रीम कोर्ट का लॉ, आर्टिकल 142 लॉ ऑफ लैंड है, करना पड़ेगा, राइट? तो टाइम पीरियड 3 साल हमारे पास था। ठीक है, ओके। और यहां पे फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, तो हम क्या क्या देखेंगे? ये 3 चीजें जरूर देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ लैशे के अकॉर्डिंगली हमें इसका सूट अलाउ करना चाहिए कि नहीं चाहिए। थर्डली, नॉलेज, knowledge of your remedy. Third is, this is general heading. लिमिटेशन एक्ट के अंदर नॉलेज आपका इममटेरियल है। कैसे? आपको नॉलेज थी कि जी मैं ये केस कर सकता हूं, आप 3 साल और 10 साल चुप रहे, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, ये आपको नॉलेज है। बट वहां पे नॉलेज का पूरा इंपैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। इफ यू हैव द नॉलेज बट यू डिड नॉट कम, तो प्रिंसिपल ऑफ लैशे देखेगा ये आपको पता था
फिर भी आप इतना साल लगा के आए हो, हम नहीं आपकी बात सुनेंगे, ठीक है ना। ये कौन शो करेगा? ये डिफेंडेंट करेगा आपकी कि जिसको पता था ये जानबूझ के मेरे को हरास कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इसका कैंसिल। सो दिस इज व्हाट लिमिटेशन और लेशर इज। दो देयर आर सिमिलैरिटीज इन बिटवीन द टू, बट देयर आर डिफरेंसेस टू। अब हम इसके ऊपर प्रॉपर नोट लिखेंगे। लैशेस ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ crunches ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ लैशेस एंड crunches। भाई देख मेरा तो लिखा नहीं हुआ, अगर होगा तो मेरे को बता दियो, मैं समझा दूंगा। ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਚ ਗਿਆ ਸੀ हम्म। ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ लैशेस याद ਰਿਹਾ ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਥੋੜਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस नहीं। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਬਾਰਡ ਟੂ entertain whether you deem to innocent But I am not able to entertain your petition because of crutch lashes and कोई word अगर आ गया मेरे को बता देना, आई विल गेट टू इट, ठीक है। अभी हम लिखेंगे इसके ऊपर लिमिटेशन एंड लैचेस। आप इसके ऊपर हेडिंग बना लो ऐसे, लिमिटेशन एंड लैशेस, ठीक है। ऐसे आप हेडिंग बना लो, फिर हम इसका मीनिंग लिखेंगे, फिर इसका हम डिफरेंस लिखेंगे 1 2 3 ऐसे करके, राइट। ये आपको प्रॉपर नोट तैयार हो जाएगा। लैशे मीन्स स्लैकनेस और नेग्लिजेंस। ये आपको नोट लिखा रहा हूं ताकि आपको घर पे जाके करना ना पड़े। slackness or negligence or not doing, full stop. The doctrine of lashes is based on the equitable principle of on the equitable principle of delay defeats equity, full stop. This doctrine means every person seeking equitable relief must not sleep on his rights, comma. If he does so, comma, delay will defeat his rights. Next line. However, there are certain differences between the two, which are as follows. Number 1, इसको हम हेडिंग बना लेंगे। नंबर 1 का हेडिंग होएगा जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है। नंबर 1 का हेडिंग होएगा बेसिस, ये थर्ड है, ये सेकंड है। नंबर 1 जो हम कर रहे हैं अभी बेसिस कर रहे हैं, ठीक है। पहले पैरे में लिखेंगे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेशन इज बेस्ड अपॉन पब्लिक पॉलिसी एंड यूटिलिटी। doctrine of limitation is based upon public policy and utility. And rests upon rests upon express law
RESTS rests upon express law, comma, thus its rules are inflexible. हम इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इनफ्लेक्सिबल है. Whereas the opposite जब हम दूसरा लिखेंगे वो टोटली फ्लेक्सिबल है. नेक्स्ट पैरे में लिखेंगे इसके साथ ही, एक लाइन इसके साथ ही नेक्स्ट पैरे में लिखेंगे. जैसे आप लाइन मार के लिख लियो तो बहुत अच्छा है, ठीक है. लाइन मार के लिख लो बस, ठीक है. डॉक्ट्रिन ऑफ लैशेस इज बेस्ड अपॉन, जैसे मर्जी लिख लो. डॉक्ट्रिन ऑफ लैशेस इज बेस्ड अपॉन इक्विटेबल कंसीडरेशन एंड डिपेंड्स अपॉन जनरल प्रिंसिपल ऑफ. Doctrine of lashes is based upon equitable consideration and depends upon general principle of justice and fair play. ठीक है. Second, time period. Under the law of limitation, a suit is dismissed if not brought within the given time. Full stop. But under the doctrine of laches, there is no fixed period of time. There is no fixed period of time, full stop. The courts will look into the facts. ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है. The courts will look into the facts of each particular case to see, point A. The courts will look into the facts of each particular case to see, point A, whether, जो भी ये पॉइंट्स मैं बोलूँगा अलग अलग लाइन में लिखना, ठीक है. वेदर देयर वाज एन अनरीजनेबल डिले ऑन द प्लेंटिव्स पार्ट, वेदर देयर वाज एन अनरीजनेबल डिले ऑन द प्लेंटिव्स पार्ट, कॉमा, पॉइंट बी, whether the plaintiff's post of yes, plaintiff's delay has resulted in loss or destruction of evidence, and point C, whether the plaintiff has by his delay or omission, has के बाद comma, whether the plaintiff has comma by his delay or omission, 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 comma, induced the defendant to incur INCUR, incur, not E, it's INCUR, incur an expense or to alter his position. ठीक है. कोर्ट इन बातों को देखते हुए बताएगी कि जी आपका सूट मैं करूँगा एक्सेप्ट और नहीं करूँगा. थर्ड, नॉलेज. थर्ड डिफरेंस बिटवीन लिमिटेशन एंड लैशिंग, दैट इज नॉलेज. हेडिंग बना लो, इसके अंदर लिखो अंडर लिमिटेशन द इग्नोरेंस और नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ, the ignorance or knowledge of the plaintiff with respect to his rights is comma, in most cases comma, immaterial. दूसरी साइड लिखेंगे हम, ऑन दी अदर हैंड, कॉमा,
in order to defeat a claim on the ground of laches, LACHs, comma, it would be necessary to show, it would ordinarily be necessary to show that the plaintiff had a sufficient knowledge of the facts and that he knowingly forbore it means avoid, and that he knowingly forbore to assert his rights. उसने जानबूझ के नहीं किया, ठीक है। हाँ, he knowingly, knowledge, KNOWI, knowing, जानबूझ के knowingly, उसको पता था। फोरबोर का मीनिंग क्या होता है? अवॉइड करना। knowingly उसने पता होने के बावजूद जानबूझ के अवॉइड कर रहा है, आराम से बैठा है कि मैं जाऊंगा कोर्ट में, कोर्ट मेरी सुन लेगी, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सो ये इंटरव्यू का भी, अभी हाई कोर्ट में भी ये प्रिंसिपल यूज होते हैं, आपने देखा ही होगा, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ना, तो ये चलता है हमारे यहाँ पे लैशेस का। सो दैट इज वाई इसको कंपेयर करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे लिमिटेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन, और उसके बाद आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन में और प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में, और सेक्शन 3 हम सारा कवर अप ऑनवर्ड जितना हो सके वो कवर सेक्शन पढ़ा है सर, ਕਿਹੜਾ? ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਅਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਜਾਂ 90 ਦਿਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ बस वही डिफरेंस है, ਇਹੀ ਹੈ। वही डिफरेंस है, वही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸਮਝਾਉਂਗਾ और ਉਹ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖਾਉਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪੀਰੀਅਡ, ਨਾਟ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ। ਬੇਸਿਕ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 137 ਤੱਕ, ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਰਡ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ। ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ 'ਚ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ 3 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 30 ਦਿਨ 90 ਦਿਨ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ डिडक्शन करनी है, कोई एक्सेप्शन यूज करनी है, वो पीरियड च ਉਹ ਐਡ ਆਨ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਕੇ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬਚਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਕਲੂਜਨਸ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਵਾਲਾ, ਦੇਖੋ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦ ਵਰਡ ਰਿਟਨ ਇਨ ਬੁੱਕਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਜਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਮੰਨ ਲਓ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਾਸਟ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਵੇ ਲਾਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰੋ। ਪਿੱਛੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਘਟਾਇਆ ਉਧਰ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਲਗਾਉਂਗਾ, ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਨੋਟ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਵਰਡਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ
4 to 11 are exceptions, section 12 to 24 are exclusion, but their time will be added to the last day of period of limitation. ठीक है, हाँ लास्ट डे मेरा निकले आया मेरा लास्ट डे निकले आया 1 जून 2025, सेक्शन 12 लिमिटेशन सी 3 साल, मेरा लास्ट डे सी 1 जून, बनदा सीगा 1 जनवरी, 6 महीने का मैंने बेनिफिट मिल गया, चाहे मैडिकली और व्हाटसोएवर रीजन हाइपोथेटिकली, और वो मेरा सूट फाइल करने का टाइम आ गया मैंने 5 महीने बाद 1 जून 2025। ठीक है, 1 जून ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੂਟ ਕਦੋਂ ਫਾਈਲ ਕਰੂੰਗਾ, 1 ਜੁਲਾਈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਡੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਟ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਡਿਡਕਟ ਐਡ ਆਨ ਕਰਕੇ ਅਗਰ 1 ਜੂਨ 2025 ਆਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਡੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕੋਰਟ ਹੌਲੀਡੇ। ਅਗਰ ਜਨਰਲ ਹੌਲੀਡੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ 31 ਜੁਲਾਈ ਸੀ, 31 ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਆਨੇ ਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, 31 ਜੁਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟਰਡੇ ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਸੈਟਰਡੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨਾਨ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ ਦਿਨ। ਅਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਕੋਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀ ਮੇਰਾ 31 ਜੁਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵੀਅਰਲੀ ਇਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਗਾਊਂਗਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਾਜ਼ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆਨੇ ਆ, ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀ ਮੇਰਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲੂਨੈਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ provided you prove sufficient cause। या उस दिन जिस दिन मेरे को राइट आया या किसी को भी राइट आया वो बंदा माइनर ਸੀ, 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ 18 ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਸੂਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਸਪਾਇਰੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜੋ ਇਹ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੰਦਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਸੀ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੁਐਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੁਮਾਰੋ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਆ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, then we'll read out section 3 whether a plea of limitation can be raised at the time of second appeal or not, when it can be raised, think about, we'll do tomorrow, ठीक है, thank you। लैंग्वेज ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਆਨੇ ਆਪਾਂ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਐਂਡ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਮਾਰਕ ਮਾਈ ਵਰਡਸ ਟੁਡੇ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਖੱਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਈਡੀਅਮਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫੈਚ ਅ ਨੰਬਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ 6 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, 7 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ, 7.5 8 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, 7 ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਟ ਜਦੋਂ 20 ਨੰਬਰ ਦੇ ਈਡੀਅਮਸ ਆਣੇ, 20 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 20/20 ਮਿਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਰੀਡਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਫॉर ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਮਿਡਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਉਹ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ 'ਚ ਵੋਕੈਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੰਡਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। 10 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਜਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਗੋ ਫॉर ਇਟ ਇਨ ਹਿੰਦੂ, ਅਦਰਵਾइज ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਡੇਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹੌਟ ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਨਜੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਵॉर ਕੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵॉर ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਔਰ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ, ਗਰਲਸ ਆਰ ਕਿਲਿੰਗ ਹਸਬੈਂਡਸ। ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਨੋਟਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਟਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਐਕਸਟਰਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾ ਲਓ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, 2-2 3-3 ਪੇਜ ਛੋੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕਸ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵॉर ਹੈ, ਵॉर ਦੇ ਮੈਂ 10 ਪੇਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵॉर ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਵॉर ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵॉर ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਡੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਲ ਲੀਵ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ, ਨੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ। 1000 words, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਤੀ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਮਸਟ ਹੈ। ਸ਼ੀਟ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਐਸੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਚੌੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਦਾਂ ਚੌੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਟ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਟ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਬਦਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆਏ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰਾ, ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਨ 1 ਪੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਐਸੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਤੋਂ ਚੱਕਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸਿਸ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ BA ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ BA 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਹੈ, ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਮੇਕਿੰਗ ਯੂਰ ਓਨ ਪ੍ਰੈਸਿਸ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਕੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੈਵੀ ਵਰਡਸ। ਈਡੀਅਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ BA 1, 2 ਔਰ 3 ਦੀ ਬੁੱਕਸ 'ਚੋਂ ਈਡੀਅਮ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਟਾਰਟ ਰੀਡਿੰਗ 10 to 20 ਈਡੀਅਮਸ ਡੇਲੀ, ਸਟਾਰਟ ਰੀਡਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਡੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, 2 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ,
ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 473 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣ, 475 ਮੇਨਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਗਰੈਟ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਈਡੀਐਮ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ BA 1 2 ਔਰ 3 ਈਅਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਥੀਸ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰਸ, 10 ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ B/B ਨੰਬਰ। ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਬਾय ਕਰੋ। ट्रांसलेशन भी आती है? ट्रांसलेशन आती है, वो नॉर्मल है। ट्रांसलेशन तो की करनी है, पंजाबी का न्यूज़पेपर चुको और ट्रांसलेशन भी उन्होंने बुक्स ही दी हुई है। BA हाँ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਔਰ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਬੜੇ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਵਰਡ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ? ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸੇ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਨਸ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੇਪਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਫॉर द टाइम बीइंग ਸਟਾਰਟ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਯੂਰ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਹੌਟ ਟੌਪਿਕਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। BA 1 2 3 ਇਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਈਡੀਅਮਸ, ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। स्टॉप लुकिंग फॉर 10th एंड 12th, कुछ नहीं होना चाहिए। मेक योर लेवल हाई, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟਫ ਜਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਰੇ 1 ਘੰਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਹਾਊ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੈਨੇਜ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣੇ, हिंदी ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣੇ। ਡੇਲੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਾਂਜੀ डेली देने से ਡੇਲੀ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਦੇਣੇ। 1 ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਮੇ ਬੀ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਵਿਦ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟਿਲ ਯੂਰ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਟਾਰਟ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਟੈਲ ਨੋਬਡੀ, ਸਟਾਰਟ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਲਿਆਓ ਵੱਡੇ, ਡੇਲੀ 1 ਪੇਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਿਲਦਾ ਸਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ? ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਜਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਮੋਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਿਊ ਲਾਅ, ਲੇਟੈਸਟ ਲਾਅ, ਫੇਮਸ ਲਾਅ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਰੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਪਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਔਨ ਯੂਰ ਓਨ। ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਲਓ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਟੀਚਰ ਲੱਭ ਲਓ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਈ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਈਡੀਅਮਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸਭ ਦਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵਿਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਵਿਦਿਨ 2-3 months I'll be providing you material for language also। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਮਸਟ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਲੱਗਿਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, 17 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ। ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ nobody will hear you, right? ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੱਸਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਸਰ,
चलो सी टुमारो सर कोड कितने बैठ जाऊं 410 नंबर शायद